अगर मैसूर पाक में पाक है तो उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। आम पाक में पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से पाक कला का मतलब पाकिस्तान की कला नहीं है। पिछले 10 सालों में इस देश की जनता को जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिस तरह से गोदी मीडिया जहर उगल रहा है, उसका परिणाम अब हम देख रहे हैं दोस्तों। जयपुर से जो खबर आई है ना दोस्तों, वो न सिर्फ दुखी करने वाली है, बल्कि अब हमें खुद पर हंसना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब हम एक लाफिंग स्टॉक, हंसी के पात्र बन गए हैं। खबर क्या आप जानते हैं? आपकी स्क्रीन पर जयपुर शहर की मिठाइयों के नाम से दुकानदारों ने पाक शब्द हटाया। मोती पाक बना अब मोतीश्री। जहां पहले दुकानों पर मोती पाक, आम पाक, गोंद पाक, मैसूर पाक जैसे नाम लिखे होते थे, यहीं अब कई शॉप्स में बदलाव किया जा रहा है। यानी मोतीश्री, आम श्री, गोंद श्री, मैसूर श्री नाम दिए गए हैं। जहां जहां पाक लिखा हुआ था सबको हटा दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इन लोगों के मुताबिक दोस्तों, पाक का मतलब पाकिस्तान होता है। आप लोग इस कदर ब्रेन वॉश हो गए ना दोस्तों, कि आपका हकीकत से बहुत दूर का नाता नहीं रहा है। जी हां, आप हकीकत से बहुत दूर हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो पाक शब्द है ना, जो मैसूर पाक के साथ जुड़ता है, इसकी जड़ें संस्कृत में है। और जब आप मैसूर पाक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं होता है। पाक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो चाशनी में डूबी हुई है, जो मीठी है। इसीलिए मैसूर पाक, आम पाक, गोंद पाक, इसलिए इस पाक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आज आप ये कह रहे हैं कि मैसूर पाक पाकिस्तान का है, तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि पाक कला यानी पाकिस्तान की कला? बताइए, हमारे यहां अक्सर इस शब्दावली का इस्तेमाल होता है ना, पाक कला। क्या इसका मतलब यह हुआ कि यह पाकिस्तान की कला हो गई? तो चलिए, चूंकि आप और हम इस कदर ब्रेन वॉश हो गए हैं, दिमाग से इस कदर खाली हो गए हैं, तो चलिए थोड़ी सी शिक्षा प्रदान करता हूं मैं अपनी सीमित जानकारी से। पाक कला दरअसल होती क्या है? क्योंकि आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि पाक कला का मतलब पाकिस्तान की कला। तो आइए जानते हैं दोस्तों। पाक कला यानी भोजन की तैयारी, पकाने और परोसने की एक कला है जिसमें भोजन के स्वाद, रंग और बनावट को ध्यान में रखते हुए उसे तैयार करना शामिल है। इसे एक ऐसी कला माना जाता है जिसमें खाद्य पदार्थों को एक साथ मिलाकर नए और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। पाक कला में शामिल है भोजन की तैयारी। इसमें खाद्य पदार्थों की खरीद, साफ करना, काटना और विभिन्न तरीकों से तैयार करना शामिल है। खाना पकाना, इसमें विभिन्न खाने पकाने की तकनीकों का उपयोग शामिल है, जैसा कि उबालना, भाप देना, भूनना और बेकिंग। भोजन की प्रस्तुति, इसमें भोजन को एक आकर्षक तरीके से परोसना शामिल है, ताकि वो न केवल स्वादिष्ट हो बल्कि देखने में भी सुंदर लगे। भोजन के स्वाद और बनावट का विश्लेषण, ये तमाम चीजें होती है दोस्तों जब आप कहते हैं पाक कला। पाक कला का एक कतई अर्थ नहीं है कि इसका नाता जो है पाकिस्तान की कला के साथ है। आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से कराची बेकरी को तोड़ा जा रहा था? हैदराबाद में, मुंबई में कराची बेकरी पर हमला हो गया। और ये जो दोनों बेकरीज हैं, ये जो तमाम बेकरीज हैं, इनके मालिक हिंदू हैं। भाई, कहीं पे कराची बेकरी लिखा हुआ है तो क्या इसका मतलब अब आप अपने ही देश के लोगों का नुकसान करें? अगर आप फवाद खान, हानिया मीर, इन सभी लोगों को भारत में काम करने से रोकना चाहते हो, बात समझ आती है। मगर अब आपको पाक शब्द से प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने कहा, जहां जहां पाक शब्द को हटाया जा रहा है, चाहे वो पाक कला हो, मैसूर पाक हो, गोंद पाक हो, आम पाक हो, यहां पर पाक का मतलब नंबर 1 भोजन को प्रस्तुत करने का तरीका, और नंबर 2 जब आप इसे मैसूर पाक के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कोई ऐसी चीज जो मिठास में डूबी हुई है, चाशनी में डूबी हुई है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये खबरें जब बाहर जाएंगी तो उसका क्या असर पड़ेगा? जिन दुकानदारों ने यह सब किया है उन्हें पता होना चाहिए कि मैसूर पाक का क्या मतलब है। बावजूद इसके जयपुर के दुकानदार ये सब कर रहे हैं। हम अपना मजाक क्यों बनवा रहे हैं दोस्तों? मैं फिर आपसे कहता हूं, गोदी मीडिया देखना बंद कीजिए। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा आईआईएमसी के एक ट्वीट की तरफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहां पर इन्होंने पापा की परी की एक तस्वीर पेश की और क्या लिखा है इस पर गौर कीजिए। एक पत्रकार के तौर पर आपने क्या सूचना दी, यह जानना बहुत जरूरी है। हमेशा फैक्ट्स को जांचें और सूचना को अपना आधार बनाएं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या आईआईएमसी को शर्म आती है
आपने जिस महिला पत्रकार को यहां पेश किया है, कि आपको याद है कि जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था, तब ये पापा की परी बुलडोजर पर चढ़ के पत्रकारिता कर रही थी। यानी कि वो एक नायाब मिसाल थी कि भाई पत्रकारिता कैसे ना की जाए, क्योंकि जब वो बुलडोजर चल रहा था तभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। बावजूद इसके पापा की परी जो है वो बुलडोजर पर चढ़ी रही। इनफैक्ट आईआईएमसी को ऐसे पत्रकारों को नहीं बुलाना चाहिए, मगर ऐसे पत्रकारों को बुलाया जाता है। और फिर यहां क्या कहा जा रहा है कि जब तक कॉन्फर्मेशन ना हो तब तक खबरों का प्रसारण ना हो। तो चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी इसी चैनल ने चलाया था ना कि राजौरी में हमारे सैनिक बेस पर हमला हुआ था। याद है कि नहीं आपको? फिर सुनिए। राजौरी में फिदायीन अटैक की ये खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। एक ब्रिगेड पर कश्मीर के इलाके में एक फिदायीन अटैक की भी खबर आ रही है। यह खबर झूठी साबित हुई थी और बाद में चैनल को माफी मांगनी पड़ी थी। अगर आप भूल गए हैं तो फिर सुनिए वो माफी। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अब इस पत्रकार को पेश किया जा रहा है एक मैस्केट के तौर पर, सच्ची खबरों के मैस्केट के तौर पर। यह है मीडिया का पतन दोस्तों, और यह पतन हुआ है, इसका असर अब समाज पर पड़ रहा है, जो आप जयपुर में देख रहे हैं। जी हां, जयपुर में देख रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और जहां तक इस मीडिया की बात है, याद कीजिएगा दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा, इस यूट्यूबर के बारे में न जाने क्या क्या कहा गया था कि यह पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है, तमाम किस्म की अनर्गल खबरें चलाई गई। अब पुलिस ने बयान जारी किया है, खुद पुलिस ने, कि जो तमाम बातें न्यूज चैनल्स में दिखाई गई हैं वो सरासर झूठ है। यानी ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ और पाकिस्तान से उनके सबूतों को लेकर फिलहाल पुलिस के पास कोई प्रमाण नहीं है। मगर याद कीजिएगा, ज्योति मल्होत्रा को किस तरह से बदनाम किया गया था। ये न्यूज चैनल्स इतने बड़े कायर हैं कि इनसे एक आसान से सवाल का जवाब देते नहीं बना कि अगर ज्योति मल्होत्रा देश के सीक्रेट्स, देश की जो गुप्त जानकारियां हैं वो विदेशों में यानी पाकिस्तान को बता रही थी, तो भारतीय तंत्र में बैठा हुआ अधिकारी कौन था जो ये जानकारी लीक कर रहा था? क्योंकि ज्योति मल्होत्रा एक आम यूट्यूबर थी। वो ये जानकारी पाकिस्तान को तभी दे सकती है जब भारत के अंदर बैठा कोई अफसर ये जानकारी पाकिस्तान को दे रहा होता। मगर किसी भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल ने ये सब नहीं किया। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि दरअसल क्या कहा है हिसार पुलिस ने आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्र के इस ट्वीट पर गौर कीजिए। ज्योति मल्होत्रा केस में पुलिस खुद मान रही है कि उसके हाथ अब तक उसके पाक जासूस होने के पुख्ता सबूत नहीं है और टीवी पर उसका पाकिस्तान के साथ जन्मों का रिश्ता तक निकाल लिया गया। कितनी कहानियां रच दी गईं। पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर ज्योति जासूस है तो बड़ी खबर सरकार के वो टॉप ऑफिसर हैं जिन्होंने ज्योति को क्लासिफाइड सूचना दी होगी, वे भी पकड़े जाने चाहिए। अगर वे नहीं हैं तो ज्योति केस वैसे भी हवा हवाई है, जो बात अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बतलाई थी। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, पत्रकार मनदीप पुनिया ने, पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के बारे में जो जानकारी पेश की वो मैं आपको पेश करना चाहता हूं दोस्तों। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा, क्योंकि याद कीजिएगा ज्योति मल्होत्रा के बारे में न्यूज चैनल्स ने न जाने कितना जहर, कितनी वाहियात खबरें चलाई थी। और आपको याद होगा ज्योति मल्होत्रा का जिक्र मैंने भी अपने प्लेटफॉर्म पे किया था और तब मैंने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर प्रमाण है तो ये सामने आने चाहिए, मगर पहले से ही उनके खिलाफ विच हंट शुरू नहीं होना चाहिए। बताता हूं मैं आपको पुलिस ने क्या कहा है एक एक करके। पहला, पूरे मामले में जांच हिसार पुलिस कर रही है और आरोपी हिसार पुलिस के ही हिरासत में है। कुछ केंद्रीय जांच संस्थाएं आरोपी से समय समय पर पूछताछ कर रही हैं और इनमें से किसी भी संस्था को आरोपी की हिरासत नहीं सौंपी गई। दूसरा, आरोपी की किसी भी सैन्य, रक्षा या रणनीतिक जानकारी तक पहुंच होने के बारे में कोई तथ्य अभी सामने नहीं आया है। तीसरा,
पुलिस द्वारा जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया है, जहां विश्लेषण जारी है। अभी तक विश्लेषण का परिणाम हिसार पुलिस को सौंपा नहीं गया है। आरोपी के व्हाट्सएप चैट के बारे में अभी कुछ भी टिप्पणी नहीं की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के बारे में, व्हाट्सएप चैट्स के बारे में न जाने क्या क्या कहा गया, सब कुछ झूठ। आगे साहब, आरोपी की कथित डायरी जो पन्ने सार्वजनिक रूप से दिखाए जा रहे हैं, वो पुलिस के कब्जे में नहीं है। इन तमाम डायरियों के बारे में बताया जा रहा था, पन्नों के बारे में बताया जा रहा था। अब पुलिस कह रही साहब वो पुलिस के कब्जे में ही नहीं है, तो फिर किस बेसिस पे कहा जा रहा है? आगे, आरोपी के 4 बैंक अकाउंट की गहनता से विश्लेषण जारी है। पैसों के लेन देन के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। छठा, आरोपी निश्चित ही यह जानते हुए कुछ लोग पीआईओज हैं उनसे संपर्क में थी, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं जिससे कहा जा सके कि आरोपी का संपर्क किसी आतंकवादी संगठन से था। गौर कीजिए, ज्योति मल्होत्रा का संपर्क किसी आतंकवादी संगठन से था, यह नहीं कहा जा सकता। आरोपी के किसी भी आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता को लेकर कोई तथ्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। आरोपी के किसी पीआईओ के साथ शादी, धर्म परिवर्तन इत्यादि के बारे में अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, प्रिंट मीडिया, सबसे यह अपील की जा रही कि वो संयम बरतें और जो बात आधिकारिक प्रेस नोट में है वही बताएं। मगर उस ज्योति मल्होत्रा को हमने कितना बदनाम कर दिया था। मैं फिर कह रहा हूं, जब सबूत सामने आएंगे और अगर यह साबित होता है कि पाकिस्तानियों के साथ उसके रिश्ते थे, वो हमारे सबूत आगे पहुंचा रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी जांच होनी चाहिए। मगर जो सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए वो ये कि ज्योति मल्होत्रा को यह जानकारी आखिर कौन सा अफसर दे रहा था, यह सबसे अहम बात है और कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा था। यह है आपका देश का मीडिया, यह है इस देश की त्रासदी। इस तरह से जनता को ब्रेन वॉश किया जाता है, लोगों के खिलाफ भीड़ खड़ी की जाती है। ज्योति मल्होत्रा तो चलो मामले की जांच चल रही है, प्रोफेसर अली महमूदाबाद देशद्रोही करार दिया गया, इस शख्स को बेल पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद नेहा सिंह राठौर एफआईआर किया गया, अदालत ने इनके पक्ष में आदेश जारी किया, मगर इन्हें कितना बदनाम किया गया। और इस फहरिस्त में मैं भी शामिल हूं। क्यों? क्योंकि मैं सत्ता से सवाल पूछता हूं। कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, हम हर गुजरते दिन के साथ अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं और जयपुर से जो खबर आई है वो इसकी जीती जागती मिसाल है। हम सब सुधर जाएं दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हम सब ब्रेन वॉश हो जाएंगे, हम सब पागल हो जाएंगे, मानसिक तौर पर हिल जाएंगे, तब हमें सुधारने वाला कोई नहीं बचने वाला है। क्योंकि आज की तारीख में जो आपको सुधारने की बात करता है, आप उसे गाली देते हैं, क्योंकि आप अंदर से खोखले और खत्म हो चुके हैं। मेरी इन बातों को अपने दिल से मत लगाइएगा, बुरा मत मानिएगा। जो मैं बात आपसे कह रहा हूं कड़वी जरूर है, मगर आपके भले की बात है। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।